नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वक्फ संशोधन कानून 2025 के बारे में जानकारी देंगे और समझेंगे कि इस कानून पर इतना विवाद क्यों है। तो आइए समझते हैं वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान हैं। ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। आप फ़ोन करके भी राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 012061273937 और 012061273938। और ऋषिपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला और बेसिक सवाल तो सर वही रहेगा कि आखिर जो वक्फ संशोधन कानून है, इसमें नए बदलावों के अनुसार वक्फ संपत्ति बनाने के लिए अब क्या आवश्यक शर्तें हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसा हम सब जानते हैं कि चर्चा में जो वक्फ कानून जो है काफी समय से चर्चा में है और 5 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उससे संबंधित बहुत सारी याचिकाएं जो है पेंडिंग है, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि सरकार ने आखिर इस जो कानून को लेके आई है, उस कानून को लाने का क्या कारण है। और हर बार जो एक आवाज आती है कि ये कानून कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या धार्मिक मामलों को कहीं ना कहीं केंद्रित कंट्रोल करने का एक तरीका है। लेकिन अगर आप कानून को देखते हैं तो कानून का धार्मिक मान्यताओं से या धार्मिक जो जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन क्लॉज या कोई भी कंट्रोल उसके अंदर नहीं। केवल अगर देखा जाए तो एक संपत्ति की बात है कि संपत्ति को जो वक्फ की संपत्ति जो है, अगर वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है तो वो घोषित की गई संपत्ति या उसको वक्फ की संपत्ति जो बनाया गया है उसका नियंत्रण कैसे होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जी। तो क्योंकि अब बहुत समय पहले बहुत लोगों ने मान लो वक्फ की संपत्ति को ये कहा कि भाई हम ठीक है, एक जो सबसे बड़े जो क्लॉज था जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है, वक्फ बाय यूजर, यानी बहुत समय से आप इस संपत्ति को अगर मान लीजिए वक्फ के कामों में आप इसे एक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कानूनी रूप से एक अधिकार में आ जाते हैं कि हाँ, तो ये कानूनी अधिकार है कि ये एक वक्फ की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन इसी आधार पे जो कोर्ट ने अब जो नया कानून है वो ये कहता है कि देखिए, जब भी सबसे इम्पोर्टेंट इस बात को जो आपने प्रश्न किया था कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को जो दान देता है, वक्फ जो है दान है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए। जिस संपत्ति का कोई मालिक ही नहीं है तो वो व्यक्ति उस संपत्ति को दान दे कैसे सकता है। तो क्योंकि बहुत समय बाद जब मानिए उस समय बीत जाता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, अब संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है और ये माना जाएगा कि इसका इस्तेमाल एक अमुक कार्य के लिए हो रहा था, तो क्योंकि उसको वक्फ की संपत्ति माना जाए और ऐसे इस्तेमाल कीजिए। अब उसके ऊपर इस कानून में रोक लगाई गई है कि नहीं, ऐसे नहीं, टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ में कर रहा है, दान दे रहा है, तो प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव होना चाहिए और उसकी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब क्योंकि वक्फ जो है, जो दान है, दो शब्द का इस्तेमाल करो, दान और वक्फ। दान तो कोई भी दे सकता है, जो वक्फ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम है, जब वो दान देता है तो वक्फ की संपत्ति माना जाता है। अब उस व्यक्ति का वो ये भी जरूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि व्यक्ति को किसी तरह से बरगला के और उसको उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और धर्म परिवर्तन होने के बाद उस वो व्यक्ति से जो उसकी संपत्ति है उसको हड़पने के लिए या संपत्ति का बेजा इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्ती उसकी संपत्ति को जो वक्फ में दान कराया गया। तो अब जो विशेष तौर पे ये आया कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर मना नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तन करके संपत्ति को वक्फ में देना चाहता है तो कम से कम उसका मुस्लिम रूप से कम 5 साल हो जाने चाहिए। यानी 5 साल के अंदर वो कम से कम इस काबिल हो जाने चाहिए
कि वो धर्म विशेष जो है उसकी सारी मान्यताओं को, उसके संबंधित जितने रीति रिवाज हैं, उन सारी बातों को, यानी कि सारी अच्छाई बुराई सब दबावों को समझने के बाद उसका, क्योंकि संविधान है, संविधान में ये हक नहीं हो सकता कि आप अपनी संपत्ति को कोई व्यक्ति दान ना करे, जी। या ये भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन ना करे। जी। उसका सबका मौलिक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है कि अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है। कानून केवल ये कहता है कि अगर आप धर्म में परिवर्तन किया है तो ये नहीं कि आपने आज परिवर्तन किया और अगले दिन जो है आपने सारी सारी संपत्ति जो है उसको दान दे दिया और किसी तरीके से उसका मिसयूज हो रहा है। तो जब आप किसी धर्म में जाते हैं, किसी विश्वास विशेष में जाते हैं, तो वहां पर समय लगाइए, वहां की सारी मान्यताओं को, सब चीजों को समझिए और उसके बाद ही आप इस संपत्ति को दे सकते हैं। तो 2 कारण, पहली बात कि उसका मुस्लिम होना जरूरी है, एक बात ना केवल मुस्लिम हो बल्कि कम से कम 5 साल उसने उस धर्म विशेष की प्रैक्टिस की हो, और दूसरी बात जो है कि वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास संपत्ति, किसी कोई दूसरी संपत्ति उसके पास एज ए ट्रस्ट है, या मान लीजिए उसने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है एक व्यक्ति ने, और कब्जा की संपत्ति को कहते हैं ठीक है जी ये संपत्ति है, ये मैं वक़्फ़ में दान देता हूँ, तो वो कौन होता है दान देने वाला? तो कोई व्यक्ति की संपत्ति को जो दान दे सकता है या मान लीजिए वक़्फ़ में दे सकता है, वो वही व्यक्ति दे सकता है जो उसका एब्सोल्यूट ऑनर हो। तो ये कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन से कोई व्यक्ति वक़्फ़ के अंदर संपत्ति को दान दे सकता है। कंडीशन तो आपने क्लियरली बता ही दिया ऋषिपाल साहब। अब एक और अहम सवाल यह भी है कि वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण और पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए ये भी अपने आप में, सबसे पहली बात तो उसका पंजीकरण है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन। दैट रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने आप में बहुत, सबसे पहले तो सर्वेक्षण होगा, यानी कि सर्वे होगा, ये पता लगाया जाएगा कि कोई संपत्ति, अमुक संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति है या वक़्फ़ की संपत्ति नहीं है। और ना केवल ये कि कोई संपत्ति वक़्फ़ की है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को अगर वो संपत्ति देता चला जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे आपको मालूम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब भी कोई संपत्ति 100 रुपए से ज्यादा की होती है और उसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर का मतलब कतई सेल नहीं है, सेल भी हो सकता है, डोनेशन भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है, यानी किसी भी तरीके से जब एब्सोल्यूट संपत्ति जो 100 रुपए से ज्यादा की है वो एक जगह से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होती है, तो उसका कंपल्सरी उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कि वो संपत्ति रजिस्टर्ड हो, कि उस संपत्ति के अंदर का मालिक, पिछला मालिक कौन था, पिछला मालिक जो अपने आपको मालिक बता रहा है वो किस आधार पर मालिक बता रहा है, और वही संपत्ति को फिर वो आगे बढ़ाएगा, और इसी प्रकार से संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो एक तो सर्वेक्षण होना चाहिए उस इलाके के अंदर कि अगर मान लीजिए कोई संपत्ति को वक़्फ़ की कोई कह रहा है तो किस आधार पे कह रहा है, यानी उसकी पूरी रिपोर्टिंग हो, उसकी पूरी जांच हो, प्राइम ऑफिसर निकलने के बाद कि हाँ ये वक़्फ़ की है, तो वो ना केवल ये बल्कि उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर वो संपत्ति जो वक़्फ़ की हो गई है, यानी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक संस्था, एक ट्रस्ट उसके पास उस अमुक काम की जो संपत्ति है वो इस्तेमाल करेगा। तो ये निश्चित रूप से जो कानून है, ये कानून एक पारदर्शिता लाने के लिए है, ये कानून एक समझ लीजिए अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए है, ये कानून एक बैलेंस तय करने के लिए है कि किस प्रकार संपत्तियां जो है उनका निपटारा होगा, किस प्रकार से मतलब हम उन संपत्तियों से संबंधित कोई विवाद अगर होता है, अगर मान लीजिए विवाद होता है, मान लीजिए 2 मुस्लिम लोगों के बीच में विवाद होता है, एक आदमी कहता है वक़्फ़ की संपत्ति मेरे को दी गई है, एक आदमी कहता है मेरे को दी गई है, तो अल्टीमेटली वो विवाद एक सामाजिक संतुलन को बिगाड़ता है, चाहे उसी समुदाय के लोगों, ऐसा नहीं है कि क्या मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते या हिंदू आपस में नहीं लड़ते संपत्ति को लेकर। तो उस आधार पे जो सर्वेक्षण और पंजीकरण, ये दोनों जो प्रक्रिया है, ये दोनों प्रक्रिया का जो किया जाना वो बहुत जरूरी और आवश्यक। नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगला अहम सवाल यह है ऋषिपाल साहब की, नए बदलावों के अनुसार वक्फ बोर्डों में कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी और उनकी योग्यता क्या होगी? देखिए, एक तो जो योग्यता वाला जो पॉइंट है, उसमें पहला तो सबसे पहली बात तो ये की गई है, सदस्य जो होना चाहिए, सदस्य एक तो मुस्लिम होना चाहिए, और हालांकि जो अब बात की जा रही है कि उसके अंदर गैर मुस्लिम सदस्य जो हैं उनको भी रखा जाना चाहिए। आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ समय पहले इवन
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रश्न को उठाया है। उन्होंने कोई इस प्रश्न को निश्चित रूप से अभी डिसाइड नहीं किया। ये जितनी भी ट्रस्ट, जो धार्मिक ट्रस्ट होती हैं, उन धार्मिक ट्रस्टों में, जैसे मानिए हिंदू ट्रस्ट है, उस हिंदू ट्रस्ट में हिंदू लोग होते हैं, मुस्लिम ट्रस्ट में मुस्लिम लोग होते हैं, सिख ट्रस्ट में सिख लोग होते हैं। तो क्यों जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों हम दूसरे धर्म के लोगों को हम शामिल करना चाहते? देखिए, जो वक्फ बोर्ड है, इससे पहले का जो प्रावधान था, वो प्रावधान ये था कि वक्फ बोर्ड अगर मान लीजिए किसी भी संपत्ति को वो घोषित कर सकता है कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, वो बोर्ड घोषित कर सकता है। बहुत आपने सुना होगा कि केरल के अंदर भी एक पूरे पूरे गांव जो हैं, जो कि क्रिश्चियंस के गांव हैं और हिंदू गांव हैं, उन पूरे पूरे गांव को वक्फ के घोषित कराने के लिए जो वहां के लोगों ने पिटीशन डाली और या उसको वक्फ में घोषित कराने की कोशिश की। अब अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, तो एक मान लीजिए एक बोर्ड ऐसा है जिस बोर्ड में सारे के सारे मुस्लिम मेंबर हैं, तो आप कैसे ये उम्मीद लगा के चलेंगे कि वो मुस्लिम लोग किसी दूसरे समुदाय के पक्ष में ये निर्णय लेंगे कि नहीं, संपत्ति मुस्लिमों की नहीं, किसी दूसरे समुदाय की है। इसीलिए इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति को बोर्ड में लाना चाहा कि ये वो व्यक्ति होंगे जो जब भी ऐसा जो मुद्दा है वो बोर्ड के सामने आएगा तो कानूनी रूप से उस मुद्दे को ये 2 व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से न केवल रिप्रेजेंट करे, मतलब एक तरह से उस बोर्ड के अंदर जो होंगे गैर मुस्लिम भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, तो जो इस संपत्ति का विवाद अगर कोई होता है जो गैर मुस्लिम से संबंधित होता है तो उसको आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रावधान को ये सब प्रावधान किए गए। ठीक है शिवपाल जी, अगला अहम सवाल यह है कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में सीईओ की भूमिका क्या होगी? देखिए, जैसा आप और हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वो हमारी जो भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति जो है, जो जमीनें हैं, वो उसी बोर्ड के पास है। हाँ। अब वक्फ बोर्ड जब संपत्ति उसकी उनके पास है और उनके पास जो कार्य करने वाले जो एजेंट काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसा कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए जो उन संपत्तियों का अच्छे से जो है रख रखाव कर सके। न केवल रख रखाव कर सके, उस पर बेवजह अगर मान लीजिए कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उन कब्जों को हटा सके, उन संपत्ति को ऐसे इस्तेमाल कर सके कि जिस पर्पज के लिए संपत्ति, जैसे किसी व्यक्ति ने वक्फ संपत्ति किसी खास पर्पज के लिए दी है, अगर मान लीजिए कब्रिस्तान के लिए दी है, अस्पताल के लिए दी है, या मान लीजिए किसी और मस्जिद बनाने के लिए किसी खास पर्पज के लिए दी गई है, तो उसी पर्पज से उसका इस्तेमाल हो सके। और उसकी अगर मान लीजिए संपत्ति को ये कहा गया संपत्ति को किराए पे दिया जाएगा, किराए पे देने के बाद उसका किराया जो वसूल होगा उसका धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होगा। तो जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, उसका काम यही होता है कि उस संपत्ति का रख रखाव, उसके उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं, और या उन पर कोई केस होता है तो उन सारे कार्य जो है उन पर सारे कार्यों को ढंग से वो कार्य करे और उनसे संबंधित कोई भी विवाद होने पर, कोई भी मान लीजिए परेशानी होने पर उन संपत्तियों का बचाव कर सके। और संपत्ति और जो बोर्ड है, बोर्ड को वो एक स्थिति में ला सके, बोर्ड में एक आमंदी हो सके जिससे बोर्ड जो है उस कार्य को और जिस कार्य के लिए बोर्ड बनाया गया उसका और अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सर, अगला सवाल है वक्फ संपत्ति के लेखांकन और ऑडिट से जुड़ा हुआ, इसके लिए क्या आवश्यकता है? जो आपने ये प्रश्न किया, जो सीईओ का प्रश्न है, हाँ। अब सीईओ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, वो जो भी संपत्तियां हैं उनको अकाउंटिंग करते हैं। यानी वो संपत्ति अकाउंट में होनी चाहिए कि एक वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति कौन कौन सी है, उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी एरिया कितना है, उनसे कितनी आमदन हो रही है। ना केवल जो ऑडिट बन गए, अब कई बार ये हमने सुना भी होता है, आप भी जानते हैं कि कई बार ऑडिट बन जाते हैं, अकाउंट बन जाते हैं, लेकिन अकाउंटों के अंदर बहुत ज्यादा जो हो रही है फिर गड़बड़ हो रही है और फिर उसके अंदर लोग गलत तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ना केवल वो ऑडिटिंग हो, ना केवल वो अकाउंटिंग हो, उनका लेखांकन हो, बल्कि उसकी ऑडिटिंग भी होनी चाहिए। स्वतंत्र जो सीए है, सीए द्वारा उनकी ऑडिटिंग हो कि किस तरीके से इनकम आ रही है, कहाँ पर जा रही है, और उस क्योंकि सीए जो है
एक सेंट्रल एक्ट से गवर्न होता है। वो अगर किसी भी तरीके का उसको पता लगता है किसी भी तरीके की काउंटिंग के अंदर कोई गड़बड़ी है, तो वो बाउंड है कि उस गड़बड़ी को वो आगे रिपोर्ट करेगा पुलिस जी। को, या संबंधित अधिकारियों को पुलिस को रिपोर्ट करेगा, जिससे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा ध्यान रखा जा सके। और वो अगर कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई उसको मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पता लगाया जा सके। तो जितना इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग है, जी। उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है जी। उसकी ऑडिटिंग है। कि ऑडिट हो, पता जी। लगे कौन व्यक्ति है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये सीईओ का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ठीक है। उसके द्वारा वो किसी को नियुक्त करता है, किसी को अकाउंटेंट नियुक्त करता है, किसी को ऑडिटर नियुक्त करता है, तो उसके द्वारा ये काम किए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है सर, मुतवल्ली से जुड़ा हुआ, जो वक्फ संपत्ति के देखभाल करता है, उनके लिए क्या योग्यता और अपात्रता की शर्तें हैं? देखिए, अगर वक़्फ़ की बात करते हैं तो हम्म। सबसे पहला तो जो जो शर्त है, वो ये है कि वो मुस्लिम होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो यही है। हम्म। और जिस काम के लिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बनाया गया है मदरसे को कंट्रोल करने के लिए, हम्म। तो वो जो मदरसा है, यानी मदरसा को कंट्रोल करने के लिए जो उससे संबंधित चीज़ें हैं, यानी वो व्यक्ति उससे संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने की पात्रता रखता हो, उस कार्य जो रिक्विजिस्ट जो क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को मीट आउट करता हो। एक अच्छा। बात, वो जो वक़्फ़ की संपत्तियां हैं, वो वक़्फ़ की संपत्ति को नाश करने वाला ना हो, उनको किस तरह उसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना लगा हो जी। कि उस संपत्ति को किसी भी तरीके से कभी कोई नुकसान पहुंचाया है या मिसयूज किया है। अगर ऐसा होता है तो उसको हटाया जा सकता है। हम्म। तो वो ऐसा पात्र होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, और वो उस संपत्ति उससे, अगर वो संपत्ति जिस काम के लिए वक़्फ़ अलग अलग काम के लिए बनाई जाती है, जिस काम के लिए बनाई गई है, उस काम को करने की जो संबंधित योग्यता है वो उसमें होनी चाहिए। और उससे पहले जैसे मैंने बताया, कोई ऐसा एलिगेशन, प्रीवियस एलिगेशन ना हो उसके ऊपर कि उसने जो संपत्ति है उसका कोई बेवम जो है गलत मिसयूज किया है। नहीं, ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल डिटेल में बताया। एक और अहम सवाल यह भी निकल कर सामने आता है सर कि वक्फ संपत्ति के विवाद जो होते हैं, उनके निपटारे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए? देखिए, अब तक तो जैसे आप लोग जानते हैं, जो सबसे बड़ा विवाद का विषय था कि अब तक जो बोर्ड है, बोर्ड ही किसी विवाद को, अगर मान लीजिए हम वहां पर जाते हैं और बोर्ड किसी संपत्ति को कहता है कि ये संपत्ति जो वक़्फ़ की संपत्ति है, तो बोर्ड ही निर्धारित करता था कि वो संपत्ति जो वक़्फ़ की है नहीं है। जी। और जी। बोर्ड के निर्णय के खिलाफ जो है आप ट्रिब्यूनल में जा सकते थे। ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो है बड़े लिमिटेड, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अंदर लॉ है कि बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड को अगर लगता है कि संपत्ति जो है वक़्फ़ की है, बाय यूजर भी अगर मान लो लगता है वक़्फ़ की है, तो वो संपत्ति वक़्फ़ की मानी जाएगी। और जो ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अगर पहले उससे ऐसा नहीं था, प्रावधान नहीं था, अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करते, लेकिन वो चैलेंज बहुत ही नैरो चैलेंज था। जी। यानी कि बहुत लिमिटेड लीगल पॉइंट के ऊपर, लीगल, क्योंकि लॉ है, लॉ कहता है कि बोर्ड को अधिकार है कि किसी यूजर बाय कोई अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है बहुत समय से वक़्फ़ की संपत्ति को, तो उसको वक़्फ़ की संपत्ति घोषित किया जाए, क्योंकि लॉ है। अगर लॉ है तो वो उसका बोर्ड उसको घोषित कर सकता है, तो वो ना ट्रिब्यूनल को राइट है ना हाई कोर्ट का। तो वो बड़ा लिमिटेड पॉइंट था। लेकिन अब जो है इस किसी संपत्ति को ये घोषित करने के लिए संपत्ति ट्रिब्यूनल की है नहीं है, अब जो नए कानून के अंदर वो कलेक्टर के पास ये शक्ति दी गई कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। और रिपोर्ट तैयार करके उस संपत्ति को, रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा वो कलेक्टर जो लैंड रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित जो दस्तावेज उनको निकालेगा। उन दस्तावेज को निकालने के बाद वो देखेगा कि संपत्ति पे आखिरकार मालिकाना हक किसका है। तो लैंड जो जितना भी लैंड रिकॉर्ड संबंधित जितने भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो एसडीएम के पास और पटवारी के पास और जो उसके अंडर कंट्रोल जो है कलेक्टर के पास होते हैं। तो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये संपत्ति जो वक़्फ़ की है या ये संपत्ति राज्य की है। अगर उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि संपत्ति राज्य की है, तो वो फिर संपत्ति राज्य, वो जो वक़्फ़, वो जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें दाखिल करेगा, और संपत्ति को वक़्फ़ अपनी राज्य की संपत्ति माना जाएगा। तो इसी से संबंधित जो ये विवाद है ये चल रहा है, और इसी बात को समझो एक तरह से मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो एक जनरल प्रोसीजर है कानून का, यही प्रोसीजर है कि अगर कोई संपत्ति है, अगर संपत्ति पर अपना हक जताते हैं, तो कानूनी रास्ता यही है कि आप दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स क्या है,
अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जाते तो आप मालिक नहीं माने जाएंगे। तो उन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए जो है नए कानून को लाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्फ संशोधन कानून पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।